अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हमारा देश भारत इस वक्त बहुत दुश्मनों से घिर चुका है। चाइना जो हमारे देश की ज़मीन को खाकर बैठा हुआ है, पाकिस्तान जो भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, अफ़गानिस्तान में तालिबान जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत से दुश्मनी पाल रहा है। इस मैटर को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहती है, यानी भारत में छोटी से छोटी बड़े से बड़ी हर बड़ी पार्टी के लीडर और फ्लोर लीडर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से न्योता भेजा गया है कि तमाम के तमाम मिलकर इस पर चर्चा करें कि अफगानिस्तान में कैसे भारत जगह ढूंढे, तालिबान को सबक सिखा और भारत के सीमाओं को कैसे सुरक्षित बनाया जा सके। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग्स में खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इन्विटेशन न्योता नहीं दिया गया है। तमाम छोटी बड़ी हर पार्टी को उसमें न्योता दिया गया। एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, वो तमाम लिस्ट में आपको बताऊंगा किसका किसका इसमें नाम है। लेकिन एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस मीटिंग में हिस्सा नहीं देने दिया गया। जाहिर सी बात है एआईएमआईएम को लाख मुसलमान बीजेपी की भी टीम कहते हैं, लेकिन असल में मोदी गवर्नमेंट जानती है कि एआईएमआईएम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भारत की मात्र एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी लीडरशिप है जो भारत में हर मुद्दे को पार्लियामेंट में रखती है और चाइना से लेकर पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, तालिबान तक जो सॉल्यूशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है वो किसी और के पास नहीं है। अगर ओवैसी साहब को इसमें जाने का मौका मिल जाता और उनका दिया हुआ सुझाव मोदी गवर्नमेंट मान लेती तो फिर एमआईएम के वोटर सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू भी बन जाते और एमआईएम की लोकप्रियता और बढ़ जाती। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एआईएमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को न्योता नहीं भेजा है। इस पर खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी कुछ प्रतिक्रिया दी है। मैं चाहूंगा कि आप वो प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनें, उसके बाद मैं डिटेल से बताऊंगा कि किस किस पार्टी के नेता को इस मीटिंग में बुलाए जाएंगे और कौन कौन पार्टी के नेता इसमें जाएंगे और कैसे ये मुसलमानों के लिए निहायत ही शर्म की बात है। बोलना चाहेंगे कि हमको भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए। चाय की जरूरत नहीं है, मगर हम सुनना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में 4 मरतबा पिछले 7.5-8 साल में इस मसले को बार बार उठाया है और वो ऑन रिकॉर्ड पर है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम एआईएमआईएम पार्टी को भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में इनवाइट करेंगे। लेकिन तालिबान को लेकर के आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद इस मीटिंग में शरीक होना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें शरीक नहीं करना चाहती है। ओवैसी साहब को पता है कि देश इस वक्त बहुत गंभीर हालात से गुजर रहा है। अगर इस पर सही फैसला नहीं लिया गया तो हमारे देश भारत के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत घेर लेगी जिससे कोई भी छुटकारा नहीं पा सकेगा। अब बात करते हैं कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में जिस पर तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की जाएगी, भारत द्वारा बनाई गई इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया अफगानिस्तान पर, उस पर चर्चा होगी। लेकिन आखिर इसमें कौन कौन जाएगा, इस बात को मैंने बहुत रिसर्च किया, बट इस पर अब तक कोई खास मुझे नहीं पता चला कि कौन कौन पार्टी इसमें जाएगी। एक बात है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन पार्टी इसमें शरीक हो सकती है। वो बात है 1 साल पहले जब चाइना भारत में कुछ हिस्सा पर कब्जा करने मांग रहा था, लद्दाख जैसे एरिया पर, तब वहाँ पर उस चाइना के मैटर में नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग रखा था जिसमें एआईएमआईएम को छोड़कर बहुत सारे पार्टियों को न्योता दिया गया था। चांसेस है इस बार भी अफगानिस्तान को लेकर इन पार्टियों को न्योता दिया जाए। उनके नाम ये है, बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, डीएमके की तरफ से एमके स्टालिन, वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से जगन रेड्डी, एनसीपी महाराष्ट्र में एनसीपी की तरफ से शरद पवार, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से डी राजा, बीजू जनता दल पार्टी बीजेडी जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा उसका है पिनाकी मिश्रा, टीआरएस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी, एसएडी शिरोमणि अकाली दल सुखबीर बादल, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव,
बहुजन समाज पार्टी से मायावती, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई से रामदास अठावाला, एनपीपी से कॉनरेड संगमा और एसकेएम से प्रेम सिंह तमंग एंड एमएनएफ जो मिजोरम की पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट। ये तमाम 20 पार्टियों के फ्लोर लीडर मोदी साहब से मुलाकात करते और अपना सुझाव इनके सामने रखते हैं। मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि इन पार्टियों से बड़ी पार्टी क्या एमआईएम नहीं है? और इन तमाम लीडरों में से क्या कोई लीडर मुसलमान था? यस, इस बार अफगानिस्तान को लेकर ममता बनर्जी अपना बात बहुत क्लियर कर चुकी हैं कि वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और अपनी बात लोगों के सामने, मोदी के सामने रखेंगी, अपना मशवरा। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ममता बनर्जी मुसलमानों की लीडर है? यहाँ पर यादव कम्युनिटी का आदमी है, यहाँ पर दलित कम्युनिटी का लीडर है, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी का लीडर है, ब्राह्मण कम्युनिटी, अपर कास्ट, लो कास्ट, मीडियम कास्ट, हर कोई है, लेकिन एक भी मुस्लिम लीडर नहीं। इसीलिए मुझे तकलीफ हो रहा है। हालांकि एमआईएम के बारे में अगर आप सबको नहीं पता, एआईएमआईएम अब कोई छोटी पार्टी नहीं बनकर रह गया, बल्कि एमआईएम के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके अलावा एमआईएम के और भी बिहार में 5 विधायक, महाराष्ट्र में 2 विधायक, तेलंगाना में 7 विधायक और तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 मेंबर उनके हैं। तो ये कोई छोटी मोटी पार्टियां नहीं है। जितने भी पार्टियों को न्योता दिया गया, इसमें से बड़ी पार्टियों में से एक एमआईएम है, लेकिन एमआईएम को इसमें न्योता नहीं दिया गया। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो भी घटिया सोच रखने वाले जुम्मन मुसलमान एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर एमआईएम वाकई में ओवैसी साहब बीजेपी से मिले हुए होते तो बीजेपी उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उनको ऑल पार्टी मीटिंग में न्योता देती और इससे साहब को खुलकर ये नहीं बोलना पड़ता कि मुझे न्योता देना चाहिए ताकि देश के इस हित में मैं अपनी कुछ बात रख सकूं। तो इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ओवैसी साहब की पॉपुलैरिटी से कितनी डरती है मोदी सरकार, ओवैसी साहब के नॉलेज से कितनी डरती है ओवैसी सरकार, मोदी सरकार। ओवैसी साहब के चाहने वाले एमआईएम के फॉलोअर्स, एमआईएम के वोटर्स इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि ओवैसी साहब जैसा नेता भारत में नहीं है। लेकिन मुसलमान को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपना वोट ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे लीडरों में बांटा। इन्हीं की वजह से मुसलमानों का आज एक भी लीडर वहां नहीं पहुंचेगा और वो तमाम लीडर पहुंचेंगे अपने धर्म के, अपने स्टेट के हिसाब से। ये बहुत बहुत शर्म की बात है। फिर जो भी होना था हुआ, पर आगे से मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि उनको अपना एक लीडर चुनना पड़ेगा। हर स्टेट में एमआईएम को वोट देना पड़ेगा। एमआईएम और बड़ी पार्टी होगी तो मोदी को न्योता देना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर आप 70 साल वाली गलती फिर दोहराएंगे तो आने वाले वक्त में कोई मुस्लिम क़यादत नहीं होगा जो मोदी के सामने बैठकर मोदी को जवाब दे सके, सलाह दे सके, मशवरा दे सके। नहीं है। खैर, आपकी मर्जी। आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो पल भर में मुसलमानों को वोट लेने के लिए टोपी पहन लेती है और पल भर में बीजेपी में चली जाती है। लेकिन आप ऐसे शख्स को वोट नहीं देना चाहते जो ईमान वाला है, जो ईमानदारी से काम करता है, मुद्दे उठाता है, नॉलेजेबल पर्सन है और हर मुद्दे का उसके पास जवाब है और वही भारत को तरक्की याफ्ता बना सकता है। आप उसको वोट नहीं देते। खैर चलो भाई, आपकी मर्जी है, आप जिसको वोट देना है दो। मेरा काम तो चीखना चिल्लाना, आप तक काम पहुँचाना। दूसरे लोग तो न्यूज़ देते हैं, न्यूज़, पर मैं कौम को राह दिखाता हूँ और यही फ़र्क है मेरे चैनल द पॉलिटिकल और दूसरे चैनल्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप भी उस बात को समझ रहे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप क्या इस वीडियो के बाद भी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम समझते हैं या फिर एमआईएम का सच्चा सिपाही बनने की आप कोशिश करेंगे। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत व बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस। It is in our interest that Afghanistan remains stable because the way Taliban is going to come back for sure over there. These all experts are saying, these are not my words. So what steps are being taken in that regard, sir? These are my specific pointed questions to the Honorable Minister. अफगानिस्तान की बात कर रहे, यकीनन आप जानते तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज़्बेक को
तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो काट चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं, तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोके? अफगानिस्तान में भारत ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $3 बिलियन वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने वहां पर इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, अफगानिस्तान में सलमा डैम हमने बनाया, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी, ईरान से चाबार पोर्ट को हम बना रहे थे जो वहां पर ट्रंप ने सैंक्शन लगाकर काम रुका दिया। मगर 7 साल मोदी सरकार, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी आप 3 साल उसमें शामिल कर लीजिए, और हमारा एयरक्राफ्ट वहां पर भारत से उसको हाईजैक बनाकर हॉस्टल जाकर कंधार में रखते हैं। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? आपने क्या किया बताइए? आज पूरे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अल-कायदा और आइसिस सीरिया से, इराक से अपने रिक्रूटमेंट के बेसिस को शिफ्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को अनगवर्नड स्पेसेस में। दूसरी बात यह है कि वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान में हेलमंड प्रोविंस में वहां पर अपना काम शुरू कर दिया। वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को 3000 अपने मरीन्स को उतारना पड़ा सिर्फ अपने एम्बेसी स्टाफ को निकालने के लिए। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमारा सवाल मोदी सरकार से है। और खुद आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक मेंबर ने ट्वीट कर दिया कि हमारे भारत के 3 पड़ोसी मुल्क एक होकर भारत पे हमला कर सकते हैं। मैं उनका नाम डेलिबरेटली नहीं लेना चाह रहा हूं। ये बताएं आप क्या करने जा रहे हैं? क्या होगा? इस पर कोई नहीं है। और ये बड़ा क्वाड हम बोलते हैं अमेरिका से क्वाड। अरे अमेरिका ने तो क्वाड में तो भारत को दूध से मक्खी निकाल के छोड़ दिया। अमेरिका ने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से एक ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया काबुल तक, जिसमें भारत ही नहीं है। तो हर एतबार से ये आज ये हालात पैदा हुए। तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? क्या हमने $3 बिलियन जो इन्वेस्ट किया रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्या उसका हम भारत को फायदा मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। सर, जो लोग वहां फंसे हैं, यकीनन सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार की ये भी है, जो हम सुन रहे हैं, अच्छी भी चीज है कि जो हमारे एम्बेसी के स्टाफ हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको निकालना है, जरूरी निकालना, और हमको निकालना जरूरी है। वो फंसे हुए हैं। और उसके बाद फ्यूचर में मोदी सरकार क्या करती है नहीं मालूम, कि एक से एक बड़े से बड़े दानिश्वर एक्सपर्ट इनके पास है, मगर क्या निकला भाई? क्या ये हालात ऐसे?